Unacademy. Let's crack it. चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश का इतिहास यानी कि हिस्ट्री ऑफ एमपी। तो जैसे कि इतिहास की अगर बात करें तो इतिहास का मतलब होता है क्या है, इतिहास मतलब हिस्ट्री होता है और जो पुराने समय में जो भी चीज़ें घटित हो चुकी है उनको जो है हम इतिहास की कैटेगरी में देख सकते हैं। तो इतिहास जो है पूरे कंप्लीट रूप से अगर देखें हम समग्र रूप से तो इतिहास को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अब ये जो है आपको यहाँ देखें, यहाँ आपको इतिहास 3 कैटेगरी में क्यों देखने को मिल रहा है? 3 कैटेगरी में इसलिए देखने को मिला है क्योंकि पढ़ने की सुविधा की दृष्टि से हमको जो है 3 कैटेगरी में यहाँ देखने को मिलता है। एक तो होता है प्राचीन इतिहास, एक होता है मध्यकालीन इतिहास, एक होता है आधुनिक इतिहास। तो 3 प्रकार से यहाँ इतिहास को बांटा गया है। जैसे कि प्राचीन इतिहास की बात करें तो काफ़ी पुराना इसका लंबा ड्यूरेशन देखने को मिलता है। मध्यकालीन इतिहास आपको देखने को मिलता है जब से मोहम्मद गौरी आया था उसके बाद से लेकर मुगल काल तक देखने को मिलता है। आधुनिक काल की अगर बात करें जब से ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी उसके बाद से आज़ादी तक, और उसके बाद भी एक और इतिहास देखने को मिलता है जिसको बोला जाता है पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो इन तीनों को हम जो है यहाँ पे देखते हैं भारत के अंतर्गत, और मध्य प्रदेश के अंतर्गत भी इसमें जो है क्या इंपॉर्टेंस है इतिहास की वो हम देखेंगे यहाँ पे, कुछ ओवरव्यू उसका थोड़ा सा, और साथ में हम जो है इसके कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो जैसे अगर बात करें हम इतिहास की तो उसको हम समझने के लिए बहुत लंबी लंबी जो डेट होती है उनको कैसे समझा जाए, मतलब उनको कैसे पहचाना जाए। तो एक तो होती है जीरो, यानी कि जो जब जो ईसा मसीह का जन्म हुआ था, एक होता है उसके पहले का समय और एक होता है उसके बाद का समय। तो जीरो यानी कि जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था उसको जीरो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। और यहाँ पे अगर देखें तो उसके बाद वाला जो समय है उसको बोला जाता है यहाँ पे एडी। एडी मतलब होता है, आपने सुना होगा, ये देखिए इस प्रकार से आप लिखते हैं, इसको बोला जाता है ईसवी। ईसवी यानी कि होता है एडी। एडी मतलब एनो डोमिनी, या फिर इसको कॉमन ईरा भी बोलते हैं, मतलब एडी बोल दीजिए या कॉमन ईरा बोल दीजिए। दूसरी चीज़ होती है बीसी। बीसी मतलब होता है, आप ये भी चीज़ लिखते होंगे ईसा पूर्व, ठीक है, ईसा पूर्व लिखते हो तो ईसा पूर्व लिखते हो उसको बोला जाता है बीसी। बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट, जिसको बीसीई यानी कि बिफोर कॉमन ईरा भी बोला जाता है। तो इस वाले जो ड्यूरेशन है यहाँ देखिए, यहाँ जैसे जैसे हम जो है संख्या बढ़ते जाएगी वैसे वैसे हम पीछे जाते जाते हैं, और जैसे जैसे संख्या घटते जाती है यानी कि हम कम होने पर जो है आगे की ओर आते जाते हैं, और यहाँ संख्या बढ़ने पर आगे की ओर जाते हैं और यहाँ संख्या घटने पर पीछे की ओर जाते हैं। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं। आप देखिए बीसी यानी कि पीछे का, जीरो से लेकर पीछे का जो इरा है उसको बीसी बोला जाता है, और जीरो के बाद का जो इरा है उसको एडी बोला जाता है। तो ये बेसिक सी टर्म थी, ठीक है। ईसवी और ईसा पूर्व आप ध्यान में रखिए, ये चीज़ें कॉमन आपको पता होना चाहिए। कालक्रम इसको बोला जाता है, यानी कि जो समय है उसको कैसे पहचाना जाए, पहला ईसवी वाला है या ईसा पूर्व वाला है। तो मध्य प्रदेश की अगर बात करें, मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक स्थलों पर किए गए जो उत्खनन है और जो शोध है, रिसर्च है, उसके उपरांत प्राप्त जो उपकरण है उनकी बनावट के आधार पर यहाँ के जो इतिहास है उसका आरंभ पाषाण युग से माना जाता है। पाषाण युग को भी अलग अलग जो है कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, तो उनको भी हम यहाँ देख लेते हैं। तो पहले तो हम देखते हैं मध्य प्रदेश की लोकेशन। तो ये हमारा कंप्लीट रूप से हमारा प्यारा भारत, और हमारे भारत के अंतर्गत ये देखिए मध्य प्रदेश हमारा यहाँ देखने को मिलता है। तो सेंट्रल इंडिया के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। तो ये मध्य भारत हम बोल सकते हैं, या फिर मध्य प्रदेश यहाँ हम देख सकते हैं, ठीक है। भारत का हृदय के रूप में आपको यहाँ देखने को मिलता है। 5 राज्यों से अपनी बॉर्डर को शेयर करता है। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश है, उसके बाद आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, गुजरात है और राजस्थान। सबसे ज़्यादा आप देख सकते हैं गुजरात से, सॉरी ये राजस्थान से जो है सीमा तय, मतलब जो है शेयर करता है। और अगर जिलों की बात करें तो उत्तर प्रदेश से अपनी सीमा को शेयर करता है। तो बेसिक चीज़ें हमने पहले देख चुके हैं। तो हम यहाँ बात करेंगे किसकी, यहाँ देखिए पूरा पाषाण काल यहाँ देखने को मिलता है हमको, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। क्या क्या रोल है यहाँ पे मध्य प्रदेश का ये देख लेते हैं बेसिक तौर पर। तो अगर पूरा पाषाण काल की अगर बात करूँ तो इसका आप ड्यूरेशन याद रखिए, यहाँ देखने को मिलता है 2.5 लाख से 10,000 यहाँ देखने को मिलता है ईसवी तक, ठीक है। ईसवी नहीं, ईसा पूर्व तक, ठीक है। ईसा पूर्व मतलब मैंने बताया था इसको बोला जाता है बीसी। तो इतना जो ड्यूरेशन है वो माना जाता है पूरा पाषाण काल का। और पूरा पाषाण काल आखेटक यानी कि जो, हाँ, एक प्रकार से शिकार करते थे आखेटक, और जो खाद्य संग्रह मतलब शिकार करके अपना खाद्य संग्रह के रूप में ये काम किया जाता था। और मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से अगर देखें तो ये वाली जो बेली यहाँ पे नर्मदा घाटी हो गया, ठीक है, सोन घाटी, ये वाली जो सोन घाटी है ये वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है। बेतवा नदी वाला जो क्षेत्र है यहाँ से आप देख सकते हैं बेतवा नदी कहाँ पे है, ठीक है, सोनार घाटी। ये सभी जो क्षेत्र है किसके माने जाते हैं? पूरा पाषाण काल के माने जाते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें, होशंगाबाद के अंतर्गत जो हथनोरा, हथनोरा में आपको जो है मानव की खोपड़ी के अवशेष भी प्राप्त हुई है, बेसिक तौर पर आपको याद रखना है। और यहाँ देखिए मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में विंध्य पहाड़ियों में हम देख सकते हैं, रायसेन जिला आपको कहाँ देखने को मिलता है? ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक जो है पुरापाषाण कालीन जो स्थल है वो देखने को मिलता है जिसका नाम है भीमबेटका। और सागर के निकट पहाड़ियों में पुरापाषाण काल शैल चित्र भी पाया गया है।
इन्हें प्रकाश में लाने यानी खोज कर लाने का काम विष्णु वाकनकर को जाता है और भीमबेटका से प्राप्त 500 गुफा चित्र में से 5 पुरा पाषाण काल के तथा शेष मध्य पाषाण काल के यहाँ देखने को मिलते हैं। दूसरा देखने को मिलता है मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल हम देखें हैं 10,000 से लेकर 5,500 ईसा पूर्व तक का जो समय है वो कहलाता है मध्य पाषाण काल। और इस काल में प्रयुक्त होने वाले जो पत्थर है उनके उपकरण अत्यंत क्या हो गए, नुकीले, छोटे और थोड़ा धारदार हो गए। मतलब यहाँ पे कैसे थे, थोड़ा जो थे बदसूरत टाइप के हम बोल सकते हैं ना, जिनको हथियार टाइप बोला नहीं जाता, परंतु यहाँ पे जो है उनको एक प्रकार से क्या कर लिया गया, इनको धारदार या फिर अच्छा सुसज्जित रूप से यहाँ बना दिया गया मध्य पाषाण काल में। और इस काल के अंतर्गत हमको वही फिर से मिलता है नर्मदा, बेतवा, चंबल वाला एरिया भी यहाँ पे शामिल हो जाता है मध्य पाषाण काल के अंतर्गत, जैसे कि रतलाम है, इंदौर, उज्जैन, खंडवा, रीवा, सागर, गुना, होशंगाबाद, जबलपुर, मंडला, इन सभी जगह पर जो है इस काल के जो अवशेष है वो देखने को मिलते हैं। फिर नवपाषाण काल की अगर बात करें तो नवपाषाण काल हमको 5,500 से लेकर 3,000 ईसा पूर्व तक का जो ड्यूरेशन है वो कहलाता है नवपाषाण काल। और ये जो है एरन यानी कि सागर के अंतर्गत आदमगढ़, ठीक है, आदमगढ़, होशंगाबाद, जतकारा, दमोह, सागर, जबलपुर आदि जो है प्रमुख रूप से इसके स्थल माने जाते हैं। फिर होता है ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल का मतलब होता है मध्य प्रदेश में जो पूर्व हड़प्पा एवं हड़प्पा सभ्यता के अवशेष नहीं मिले, किंतु हड़प्पा सभ्यता के पश्चात जो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति उसके अवशेष देखने को मिलते हैं। जैसे मालवा वाला क्षेत्र हम देख सकते हैं, नवदा टोली है, कायथा है, एरन है, बेशनगर आदि स्थानों से ये प्राप्त हुए हैं। मनुष्य पत्थर एवं तांबे के औजार के उपकरण का प्रयोग करने लगा, तो इसके कारण इस युग को ताम्रपाषाण युग माना जाता है। कुछ संस्कृतियां हम देख लेते हैं ताम्रपाषाण युग की संस्कृतियां, जैसे मालवा की संस्कृति यानी कि इस वाले क्षेत्र में हम देख सकते हैं। तो इसके अंतर्गत हमको जो है मुख्य रूप से उज्जैन वाला क्षेत्र देखने को मिलता है, जैसे कायथा, ठीक है, एरन सागर के अंतर्गत देखने को मिलता है। नवदा टोली की अगर बात करें तो खरगोन में देखने को मिलता है। फिर कायथा संस्कृति की अगर बात करें तो कायथा एवं एरन इसके प्रमुख स्थल है। कायथा मतलब ये वाला, और उसके बाद अगर देखें उज्जैन में, और सागर मतलब जो है एरन देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही हम देखें तो हमको लोह युगीन संस्कृति देखने को मिलती है। लोह युगीन संस्कृति 1,000 ईसा पूर्व तक देखने को मिलती है, और इसके दौरान हुए लोहे की खोज के बाद की जो काल है उसको लोह युगीन संस्कृति के रूप में यानी कि उत्तर वैदिक काल के रूप में माना जाता है। जैसे कि मुरैना, भिंड और ग्वालियर क्षेत्र हम देख सकते हैं, इसमें ये साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यदि आप एमपीपीएससी और व्यापम संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपको लेकर आया बहुत ही आकर्षक और फ्री प्लान। फ्री प्लान के अंदर आपको क्या मिलने वाला, 500 से ज़्यादा फ्री लैब क्लासेस यहाँ पर है हर वीक, और डाउट क्लियरिंग सेशन भी यहाँ पे चलेंगे, वीकली टेस्ट चलते हैं यहाँ पे, फ्री मॉक टेस्ट है, और यहाँ पे फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है। 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको हर सब्जेक्ट को मिलाकर कवर कराएंगे। डेली T20 फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है, 20 मिनट में आपको 20 क्वेश्चन के जवाब देने होते हैं, और ये चलती है डेली 8 बजे। इसके लिए आपको करना है, इस फायदे को उठाने के लिए अनअकैडमी के लर्निंग ऐप में आगे एमपीपीएससी और व्यापम संबंधित गोल चूज करना है, और आपको इस प्रकार से इंटरफेस दिखा गया, ये है रेफरल कोड मांगने का, ठीक है। यहाँ पर रेफरल कोड आपको डालना होगा सरकार 10 रेफरल कोड डालने के बाद आप इस प्लान को अनलॉक कर सकते हैं। याद रहे सरकार 10 प्रोमो कोड आपको डालना होगा, नहीं तो आप इस फ्री प्लान को अनलॉक नहीं कर पाएंगे। यदि आप अपनी ऑलराउंड प्रिपरेशन करना चाहते हो तो अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन की तरफ आप जा सकते हैं। इसमें एक सब्सक्रिप्शन में आपको मैनी बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स यहाँ पे मिलेंगे, जैसे बिहार के टॉप एजुकेटर्स को पढ़ने का मौका मिलेगा, स्ट्रक्चर्ड कोर्स है यहाँ पे, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन यहाँ पे चलते हैं, 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चन बैंक है, डाउनलोड कर सकते हैं जो वीडियो है जो अनअकैडमी द्वारा लाइव लिए गए हैं, और यहाँ पे पीडीएफ और नोट्स यहाँ पे आपको रिवीजन के लिए दिए जाएंगे, 20 से ज़्यादा मॉक टेस्ट यहाँ पे चलेंगे, और डेडिकेटेड गाइडेंस आपको यहाँ पे दी जाएगी। यहाँ पे एमपी के टॉप एजुकेटर्स जिनसे आप पढ़ेंगे एमपीपीएससी और व्यापम संबंधित एग्जाम की तैयारी के लिए, और प्रीलिम्स और मेंस के इंटीग्रेटेड बैचेस हैं यहाँ पे फॉर एमपी के डिफरेंट एग्जाम के लिए, फाउंडेशन कोर्स है यहाँ पे एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए, एमपी पुलिस एसआई जेल प्रहरी बैचेस के लिए यहाँ पे बैच है, और टारगेट एमपीपीएससी प्रीलिम्स बैच है यहाँ पे, ये है 4 महीने का, एमपी पुलिस वाला बैच है 3 महीने का, और जो फाउंडेशन बैच है वो है 10 महीने का। इन सभी में आपको लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, और बहुत ही कुछ मिलने वाला है। तो यदि आप इनसे संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन बैचेस में एनरोल हो सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा, और यहाँ पे एमपीपीएससी और अकाउंट संबंधित कोई चूज करना होगा यहाँ पे। इसके बाद प्लस सब्सक्रिप्शन में जाके गेट सब्सक्रिप्शन ऑप्शन में जाना है। इसके बाद आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा, यहाँ पे आपको प्लान्स दिए गए हैं, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से प्लान चूज कर सकते हैं। और याद रहे यहाँ पे रेफरल कोड आएगा, रेफरल कोड में आपको डालना है सरकार 10 रेफरल कोड डालने के बाद आप इसमें 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं। डाउनलोड अनअकैडमी ऐप टू क्रैक एमपीपीएससी एंड व्यापम एग्जाम, लेट्स क्रैक इट। इसके बाद हमको जो है वैदिक युग, और वैदिक युग की अगर बात करें इनको हम देखने से पहले देख लेते हैं। तो ये 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक देखने को मिलता है, यानी कि दो भागों में इसको बांटा गया। एक तो 1500 से लेकर 1000 वाला काल यानी कि वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल होता है, और एक होता है 1000 से लेकर 600 तक यानी कि उत्तर वैदिक काल। दो भाग में इसको बांटा गया है, और इसके जो उल्लेख है वो भी हमको सतपुड़ा और विंध्याचल के जंगलों में देखने को मिलते हैं। यानी कि ऋग्वेद जो है मतलब जो वैदिक है, वैदिक जो युग है उसकी जानकारी हमको ऋग्वेद से प्राप्त होती है, इसका मुख्य ग्रंथ ऋग्वेद होता है। उसके बाद एक होती है महापाषाण कालीन संस्कृति जिसको बोला जाता है मेगालिथ,
मेगालिथ बोला जाता है, यानी कि दक्षिण भारत में विशाल पाषाण खंडों से निर्मित कुछ समाधियाँ प्राप्त होती है जिन्हें महापाषाणीय जो स्मारक है यानी मेगालिथ कहा जाता है। और जिस काल में इनका निर्माण हुआ उसे महापाषाण काल कहा जाता है। जैसे मुख्य रूप से अगर देखें तो रीवा वाला क्षेत्र हम देख सकते हैं, ये वाला क्षेत्र, ठीक है, सिवनी वाला क्षेत्र हम देख सकते हैं ये, ठीक है, इन जिलों में पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले में भी ये देखने को मिलते हैं, ठीक है, हथनोरा में। इसके अलावा महाकाव्य काल की अगर बात करें तो पौराणिक कथा के अनुसार इक्ष्वाकु जो वंश थे उसके शासक थे, उन्होंने नर्मदा नदी के किनारे, यानी कि नर्मदा नदी ये हम देख सकते हैं इस वाले लोकेशन में, नर्मदा नदी के किनारे अपने पूर्वज मानधाता के नाम पर मानधाता नगरी की स्थापना की थी। और वर्तमान में हम देख सकते हैं खंडवा जिले में ये देखने को मिलता है, ठीक है, नर्मदा नदी के किनारे। तो ये है जो है हम देखें तो रामायण काल में प्राचीन मध्य प्रदेश के अंतर्गत दंडकारण्य यानी छत्तीसगढ़ हम देख सकते हैं। और जो महाकांतर जो जंगल घने जंगल थे वन थे, अयोध्या के राजा दशरथ के समकालीन यदुवंशी नरेश मधु इस क्षेत्र के शासक हुआ करते थे। तो कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं यहाँ देख लेते हैं हम। देखिए प्राचीन जनपद और नवीन जो नाम है उनके देख लेते हैं। अवंती जो 16 महाजनपदों में से हम इनको कुछ नाम देख रहे हैं, जैसे अवंती का वर्तमान नाम उज्जैन, यानी कि पहले उसको अवंती के नाम से जाना जाता था। वत्स जो वत्स जनपद थी उसको ग्वालियर के नाम से जाना जाता है। अभी चेदी की बात करें खजुराहो, अनूप की बात करें तो निमाड़ यानी कि खंडवा खरगोन, निमाड़ जो है पूर्वी पश्चिमी निमाड़ के नाम से जाने जाते हैं दोनों। और दसार्ण की अगर बात करें विदिशा, टुंडीकेर, दमोह, और नलपुर अगर बात करें तो नरवार यानी कि शिवपुरी। यहाँ टॉप पे अगर देखें तो यहाँ पे शिवपुरी आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद देखें हम, देखिए महाजनपद काल हम देखें तो बेसिक तौर पर हम विस्तार से कहाँ देखेंगे, हिस्ट्री के अंतर्गत देख सके हैं। और ये 16 महाजनपदों में डिवाइड था, ठीक है, अलग अलग प्रकार से यहाँ देखने को मिलता है। मौर्य काल की अगर बात करें तो मौर्य काल में हमको सबसे मुख्य अशोक का जो काल है वो देखने को मिलता है, ठीक है। मतलब यहाँ मौर्य काल में अवंती प्रदेश का कुमार मात में जो अशोक महान था, जो कि अपने पिता की मृत्यु के बाद मगध का शासक बना। और सिंहली परंपराओं से हमको ज्ञात होता है कि उज्जैनी जाते हुए अशोक जो है विदिशा में रुका। विदिशा मतलब ये आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए मध्य प्रदेश के अंतर्गत भोपाल के किनारे विदिशा है, तो विदिशा में रुका अशोक। और यहाँ पे देख सकते हैं हम, देखिए उसने एक ज्येष्ठी यानी कि एक व्यापारी है उसकी पुत्री की देवी श्री देवी, उसके साथ यहाँ पे विवाह किया, ठीक है। तो ये देख सकते हैं हम, बेसिक तौर पर यह जानकारी मिलती है हमको। दतिया जिले की अगर बात करें, दतिया जिले में मौर्यकालीन सभ्यता का अवशेष भी प्राप्त हुआ है गुर्जरा अभिलेख के नाम से, ये भी आपको बेसिक तौर पर ध्यान देना है। मध्य प्रदेश में स्थित कुछ अशोक के शिलालेख की अगर बात करें तो गुर्जरा दतिया के अंतर्गत देखने को मिलता है। रूपनाथ सिहोरा जबलपुर के अंतर्गत, पान गुड़ारिया तो ये सीहोर के अंतर्गत, ठीक है, सारू मारू ये सीहोर के अंतर्गत, सांची रायसेन में, यानी कि मध्य प्रदेश के कई स्थानों में छोटे अभिलेख भी मिले जो मौर्यकालीन ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण थे। ये स्थान कसराबाद, आरंग, खरबई, इसके अलावा कारीतलाई तथा रामगढ़, ये चीज़ें हमको देखने को मिलती है यहाँ पर। इसके बाद एक दो वंश और है वो हम देख लेते हैं यहाँ पे। सुंग और कण्व काल की अगर बात करें तो इनका जो काल है वो हमको देखने को मिलता है 184 ईसा पूर्व से 72, 184 ईसा पूर्व से 72 ईसा पूर्व के अंतर्गत ये ड्यूरेशन में देखने को मिलता है। सुंग और कण्व वंश हर्षचरित्र था जो पुराण है उनके अनुसार पुष्यमित्र सुंग ने अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या करके इस समय यानी कि इस ड्यूरेशन में यहाँ पे जो है सुंग वंश की स्थापना की थी, ठीक है। और यहाँ देखें पुष्यमित्र सुंग बृहदत्त की सेना का जो है सेनापति था तथा इनके जो पूर्वज थे मूलतः अवंती उज्जैन के थे, ये बेसिक तौर पर हमको देखने मिलता है। कुछ और देख लेते हैं हम। देखिए यहाँ पे जो होलियोडोरस नाम का गरुड़ स्तंभ भी देखने को मिलता है आपको यहाँ पे। और शुंगकालीन जो संस्कृतियाँ है उनकी अगर बात करें यहाँ पे तो भरूच हम देख लेते हैं। भरूच यानी कि सतना के अंतर्गत जो सतना जिले में स्थित भरूच का स्तूप मूलतः अशोक द्वारा निर्मित कराया गया। शुंग काल में इसकी जो है 4 दीवारी तथा तोरण द्वार का निर्माण कराया गया, जैसे एक परिवेष्टनी के भाग पर उत्कीर्ण सुगन रजे लेख से पता चलता है कि इसके जो अवशेष है आज भी अपने मूल स्थान पर नहीं है। तो ये बेसिक कुछ चीज़ें यहाँ देखने को मिलती है। फिर सांची के अंतर्गत काकनाद बोट जो है वह देखने को मिलता है। जनरल टेलर ने 1818 में यहाँ के स्मारकों की खोज की थी और 3 स्तूप यहाँ से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ और चीज़ें जैसे कुषाण काल हम देख लेते हैं। कुषाण काल के अंतर्गत क्या चीज़ें देखने को मिलती है, तो देखिए यहाँ पे कुषाण काल की अगर बात करें तो ये फर्स्ट शताब्दी मतलब जो पहली शताब्दी ईसा पूर्व की अगर बात करें तो यहाँ पे हमको कुषाण काल देखने को मिलता है। यानी भेड़ाघाट जो जबलपुर में है, सांची यानी भीमबेटका में, इससे प्रसिद्ध कुषाण शासक कनिष्क का एक अभिलेख मिलता है। यह एक बौद्ध प्रतिमा पर उत्कीर्ण है। इसके बाद सातवाहन काल की अगर बात करें, सांची के बड़े स्तूप की जो वेदिका है उस पर खुदे हुए एक लेख में जो है गौतमी पुत्र सातकर्णी के पूर्वी जो मालवा क्षेत्र है, पूर्वी मालवा क्षेत्र यानी कि उज्जैन की अगर बात करें तो इससे सिक्के प्राप्त हुए गौतमी सातकर्णी की, मतलब यहाँ पे
तो 106 से 130 ईस्वी तक के शासनकाल देखने को मिलता है। ठीक है, गुप्तकाल की बात करें तो गुप्तकाल हमको 280 से लेकर 550 ईस्वी के आसपास ये ड्यूरेशन देखने को मिलता है। और सागर के अंतर्गत जो एरन है उसमें हम देखें तो खंडित अवस्था में समुद्रगुप्त का लेख भी प्राप्त होता है। इसके बाद कुछ और चीज़ें हम देख लेते हैं, कुछ अभिलेख हमको देखने को मिलता है, जैसे कि देखिए मंदसौर अभिलेख की अगर बात करें तो मंदसौर आपको कहाँ देखने को मिलता है, ये आप देखिए, और ये प्रशस्ति के रूप में देखने को मिलता है। संस्कृत विद्वान वत्स भट्टी ने इसकी रचना की थी। सांची अभिलेख की अगर बात करें, सांची अभिलेख हमको 131 से 450 ईस्वी के आसपास देखने को मिलता है, और ये आर्य संघ को हरिस्वामिनी द्वारा धन दान दिए जाने का यहाँ पे उल्लेख है। तो मेन अभिलेख की अगर बात करें तो ये जो है अशोकनगर, यानी कि देखिए अशोकनगर जिले में स्थित है, और राजा है, राजा को शरतकालीन सूर्य की तरह यहाँ बताया गया है। सुपिया अभिलेख की अगर बात करें तो यहाँ देखिए रीवा जिले के अंतर्गत ये देखने को मिलता है सुपिया अभिलेख, और इस रीवा मतलब जो सुपिया नामक स्थान है वहाँ से मिलता है। एरंड की अगर बात करें तो सागर में मिलता है। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें सारी। उसके बाद हम देखें तो परमार जो है या फिर मालवा का जो वंश है, मालवा का परमार वंश हम देखने को मिलता है। और 9वीं शताब्दी में नर्मदा, यानी कि ये वाला क्षेत्र है, नर्मदा नदी के उत्तर में जो है मालवा, यानी कि ये वाला क्षेत्र है। ठीक है, क्षेत्र में उपेंद्र राज द्वारा ये जो है इसकी स्थापना की गई, और प्रारंभ में परमार वंशीय शासक राष्ट्रकूट राजाओं के सामंत हुआ करते थे। इनकी जो प्रारंभिक राजधानी उज्जैन थी, परंतु इन्होंने धार में अपनी राजधानी स्थानांतरित कर दिए। तो ये बेसिक सारी चीज़ें परमार वंश के बारे में। उसके बाद हम देख लेते हैं चंदेल वंश। तो चंदेल वंश काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 831 ईस्वी की अगर बात करें तो इसमें इस वंश की स्थापना की थी नन्नू नाम के एक व्यक्ति के द्वारा। वास्तव में जो चंदेल थे वो प्रतिहारों के सामंत हुआ करते थे। धंगदेव जेजाग भुक्ति के जो चंदेल वंश है उसके शासक थे। धंगदेव के समय चंदेल जो है पूरी तरह प्रतिहारों से स्वतंत्र हो गया। इसके अलावा चंदेल शासक धंग ने अपनी राजधानी कालिंजर से हटाकर जो है खजुराहो यानी कि छतरपुर के अंतर्गत देखने को मिलता है। इसके बाद चेदी वंश की अगर बात करें तो यहाँ देख सकते हैं हम, देखिए जो चेदी वंश उसको कलचुरी वंश भी बोला जाता है, और लगभग 850 ईस्वी में जो है इस वंश की स्थापना का श्रेय कोक्कल प्रथम को जाता है। इनकी राजधानी त्रिपुरी यानी कि जबलपुर में हुआ करती थी, और इस वंश के शासक युवराज प्रथम जो है उसके शासनकाल में राजशेखर कन्नौज छोड़कर त्रिपुरी आया। राजशेखर ने विद्धशाल जो भंजिका है, कर्पूर, मंजरी, बाल रामायण, इन सभी ग्रंथों की रचना देखने को मिलती है। इसके बाद मध्य प्रदेश के कुछ पुरातात्विक स्थल की अगर बात करें तो इनको हम पहले ऑलरेडी देख चुके हैं, परंतु हम फिर देख लेते हैं। जैसे मंदसौर है, तो मंदसौर में कुछ बेसिक सारी चीज़ें, यानी कि जो उत्खनन है, केंद्रीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI जो होता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इनके द्वारा 1922 और 23 में इसका उत्खनन का कार्य किया गया था। और मंदसौर में देखने को मिलता है, नाम से स्पष्ट है। क्यारसपुर की अगर बात करें तो ये विदिशा जिले में, विदिशा जिला कहाँ पे है, भोपाल के किनारे, यानी मध्य प्रदेश की राजधानी के किनारे ये देखने को मिलता है विदिशा में ग्यारसपुर देखने को मिलता है। तो आपको लोकेशन ध्यान में रखना है। ठीक है, लोकेशन ध्यान में रखोगे तो आपके क्वेश्चन जो है ज़्यादातर वहीं से पूछे जाते हैं लोकेशन से, कि ग्यारसपुर जो पुरातात्विक स्थल है वो कहाँ पे है। कसराबाद की अगर बात करें तो कसराबाद आपको पश्चिमी निमाड़ यानी कि खरगोन के अंतर्गत, खरगोन कहाँ पे है ये आप देख सकते हैं, खरगोन यहाँ मध्य प्रदेश में, तो खरगोन के अंतर्गत देखने को मिलता है। उज्जैन में देखने को मिलता है। महेश्वर भी आपको खरगोन में देखने को मिलता है। नवदा टोली की अगर बात करें तो इसके बारे में देख लेते हैं। ये नर्मदा नदी के तट पर नवदा टोली नाम का स्थान है, मतलब ये ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। इसके बाद त्रिपुरी की अगर बात करें, जबलपुर के अंतर्गत इंद्रगढ़ देख लेते हैं हम, इंद्रगढ़ के बारे में। तो ये भी आपको मंदसौर में देखने को मिलता है। एरन ये सागर में देखने को मिलता है। इसके बाद बेसनगर की अगर बात करें तो ये विदिशा में, ठीक है, विदिशा में देखने को मिलता है। ज़्यादातर आपको इसी के आसपास यहाँ पे जो है पुरातात्विक स्थल देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ दिल्ली सल्तनत की। दिल्ली सल्तनत आपको पता है, देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसकी स्थापना की थी कब, 1206 में, और 1526 तक दिल्ली सल्तनत का जो ड्यूरेशन देखने को मिलता है। 1019 में मध्य प्रदेश में महमूद गजनी ने ग्वालियर के भूभाग पर आक्रमण किया। 1231 में इल्तुतमिश के द्वारा यहाँ ग्वालियर के किले पर आक्रमण कर दिया गया। तो ऐसे जो अलग अलग जो शासक हुए दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत, सभी के द्वारा हम देख सकते हैं कुछ ओवरव्यू यहाँ पे। मुगल काल की अगर बात करें तो मुगल काल आपको पता होगा जब दिल्ली सल्तनत समाप्त हुई, यानी 1526 से लेकर 1857 तक, जो 1857 की क्रांति हुई, उस समय तक यहाँ पे जो है एक जो है पूर्व मुगल काल और एक उत्तर मुगल काल, दोनों हमको देखने को मिलते हैं मुगल काल के अंतर्गत, इतने ड्यूरेशन में। इसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे मराठा के बारे में। ठीक है, मराठा जो कि बाजीराव प्रथम है। ठीक है, बाजीराव प्रथम ने 1722 ईस्वी में मालवा पर प्रथम आक्रमण किया था। बाजीराव प्रथम पेशवा हुआ करते थे, हालांकि मराठा तो जो अलग थे, मराठा के जो हम देखें
जो पेशवा थे मराठा के अंतर्गत अष्टप्रधान नाम से, तो उन्हीं में से बाजीराव प्रथम नाम के एक व्यक्ति थे। 1722 में मालवा पर प्रथम आक्रमण किया इन्होंने। मुगल सम्राट फर्रुखसियर के खिलाफ अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए हुसैन अली ने मराठों से मदद लेने के लिए एक संधि की, जिसके अनुसार गोंडवाना व खानदेश जो मराठा शासकों द्वारा जीता गया था, उसको जो है साहू को सौंपे जाने की बात की थी। इसके बाद होलकर की अगर बात करें, होलकर यानी कि जो मुगल सत्ता उसके पराभव के पश्चात मालवा मतलब ये वाला भाग, इस पर होलकर राजवंश की स्थापना की गई। सिंधिया वंश की अगर बात करें तो सिंधिया जो है ग्वालियर वाले क्षेत्र में, और यहाँ पर रणोजी राय सिंधिया द्वारा इसकी स्थापना की थी। ठीक है, 1731 में उज्जैन में जो है अपनी जो है राजधानी इन्होंने बनाया था। इसके अलावा हम देख लेते हैं यहाँ पे ब्रिटिश काल के, तो ब्रिटिश काल के बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। तो यहाँ देखें ब्रिटिश काल की बात करें तो कंपनी और होलकर, कंपनी मतलब जो ब्रिटिश कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, और होलकर मतलब जो होलकर साम्राज्य हमने देखें, उनके बीच 1818 में जो है मंदसौर यानी जनवरी 1818 में मंदसौर के अंतर्गत संधि हुई, और इस संधि के अंतर्गत खानदेश सहित नर्मदा के किनारे का समस्त क्षेत्र कंपनी को दे दिए गए। स्वतंत्रता आंदोलन की अगर बात करें तो 10 मई 1857 को विद्रोह प्रारंभ हुआ उत्तर प्रदेश के जो सैनिक छावनी वहाँ पे। उसके बाद 3 जून 1857 को नीमच यानी कि हम देख सकते हैं मध्य प्रदेश के अंतर्गत नीमच की छावनी से विद्रोह प्रारंभ हुआ। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में हम जाएंगे नहीं, ज़्यादा डिटेल में जाने के लिए आप हिस्ट्री पढ़ लीजिए। हिस्ट्री पेपर 1 का जो ए है, पेपर 1 के ए के अंतर्गत 4th यूनिट है, उसमें जाकर आप हिस्ट्री पढ़ोगे स्वतंत्रता आंदोलन मध्य प्रदेश का योगदान, तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ आपको सिर्फ ओवरव्यू देखना, हम क्वेश्चन को हल करेंगे इसके अंतर्गत। इसके बाद हम जो है कुछ सत्याग्रह देख लेते हैं। जैसे जंगल सत्याग्रह की अगर बात करें तो ये किस क्षेत्र से संबंधित है, तो 1930 में जब गांधी जी द्वारा दांडी मार्च जो शुरू किया गया था, तो मध्य प्रदेश में भी इस आंदोलन का समर्थन किया गया। और इस क्रम में अगर देखें तो कांग्रेस कार्यकर्ता दुर्गा शंकर मेहता के नेतृत्व में टूरिया जंगल सत्याग्रह यहाँ पर चलाया गया सिवनी वाले क्षेत्र में। उसके बाद चरण पादुका, तो चरण पादुका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी इससे पूछा जाता है, और ये देखने को मिलता है 14 जनवरी 1931 को ये देखने को मिलता है मकर संक्रांति के दिन मध्य प्रदेश के छतरपुर मतलब ये। तो ये चरण पादुका जो थी छतरपुर रियासत में चरण पादुका ग्राम में स्वतंत्रता सेनानियों की सभा में भागदड़ मच गई, और ये अंधाधुंध गोलियां यहाँ चलाई गई। तो इसको जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है उसकी संज्ञा यहाँ पे दी गई है, किसको, चरण पादुका को। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। चिचली की जो घटना है उनकी अगर बात करें तो गांधी जी द्वारा जब करो या मरो का नारा दिया गया 1942 में, तो सारे देश में आग की तरह ये फैल गया। और नरसिंहपुर जिले की अगर बात करें तो नरसिंहपुर जिला कहाँ देखने को मिलता है, ये देख सकते हैं आप छिंदवाड़ा के किनारे। नरसिंहपुर जिले के चिचली ग्राम में एक सभा हुई जिसमें अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ भाषण दिए गए। इसके अलावा झंडा सत्याग्रह की अगर बात करें तो असहयोग आंदोलन के दौरान जब 1923 की बात करें, असहयोग आंदोलन के दौरान 1923 में जबलपुर, ये देखिए जबलपुर के अंतर्गत झंडा सत्याग्रह आरंभ किया गया। इसके अलावा इंदौर सरापा कांड की अगर बात करें, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में। 1942 में इंदौर के सराफा में सत्याग्रह के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज की थी, और उसके बाद गोलियां भी चलाई थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत जबलपुर में हमको देखने को मिलता है। जबलपुर में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र था। गांधी जी के द्वारा शुरू किए गए एक व्यक्तिगत सत्याग्रह का आरंभ जो है जबलपुर से ही होता है। विनोबा भावे पहले सत्याग्रही थे। चावल आंदोलन जो है वो फरवरी 1947 में देखने को मिलता है, जब हमारा देश आज़ाद होने वाला था। ठीक है, और रीवा राज्य की अगर बात करें तो रीवा राज्य में जबरन कर वसूलने के विरुद्ध ये आंदोलन चलाया गया था। तो ये बेसिक तौर पर कुछ आपको याद रखना है यहाँ से। इसके बाद मध्य प्रदेश में प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी की अगर बात करें तो ये हम देख लेते हैं। जैसे रानी लक्ष्मीबाई, ये किस क्षेत्र से संबंधित थी, इनका जन्म बनारस में हुआ था। ठीक है, और ये विवाह जो है इनका झांसी के महाराजा गंगाधर राव से हुआ था। ठीक है, और उत्तराधिकार के कारण जो है ये कहाँ आ गई थी, ये ग्वालियर क्षेत्र में आ गई थी। ठीक है, झलकारी बाई की अगर बात करें तो ये जो लक्ष्मीबाई थी उसकी सेना में दुर्गा दल की सेनापति हुआ करती थी। रानी अवंतीबाई की बात करें तो ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली वीरांगना थी। इसके बाद यहाँ देख सकते हैं हम, देखिए शंकर शाह एवं रघुनाथ शाह की बात करें तो ये गढ़ मंडला के प्रतापी राजा हुआ करते थे। टंटिया भील, ये इनके बारे में हमने पढ़ ली, निमाड़ क्षेत्र के गौरव तथा आदिवासियों के मसीहा इनको बोला जाता है। इसके बाद भीमा नायक की बात करें तो भीमा नायक 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में मालवा निमाड़ क्षेत्र में भीमा नायक ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया था। इसके बाद अगर देखें तो यहाँ पे खाजिया नायक की बात करें तो ये जो है अंग्रेजों के भील पलटन के एक सामान्य सिपाही थे। तात्या टोपे जो थे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख सेना नायक थे, और इनका जन्म महाराष्ट्र के नासिक जिले में हुआ था। कुंवर चैन सिंह की बात करें तो कुंवर चैन सिंह यहाँ पे नरसिंहगढ़ के राजकुमार कुंवर चैन सिंह को मध्य प्रदेश का प्रथम शहीद कहलाने का गौरव प्राप्त है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है।
फिर उसके बाद हमको जो है कुछ और इम्पोर्टेंट देखने को मिलता है, जैसे कि आपको मैं बता देता हूँ। वैसे शहादत खान है, राजा बख्तावर सिंह है, शहीद किशोर सिंह है, बख्तवली शाह है, जुदेब शेख रमजान है, विजय राघवगढ़ के जो सरयू प्रसाद सिंह है, मनकहरी के ठाकुर रणमत सिंह है, चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 1906 को जो हुआ है अलीराजपुर जिले के भाभरा ग्राम में हुआ था। पहले झाबुआ में हुआ करता था ये। गुलाब सिंह पटेल, महाकौशल क्षेत्र के वीर गुलाब सिंह का नाम मध्य प्रदेश के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों में लिया जाता है। तो ये कुछ ओवरव्यू था हिस्ट्री के अंतर्गत मध्य प्रदेश की। अब हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। यहाँ ज़्यादा डिटेल में आपको बताया नहीं जाए, क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य है सभी चीज़ों को कंप्लीट करना है, ठीक है, कम समय में। तो यहाँ देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड की जो शताब्दी पर आयोजित मध्य प्रदेश में, यहाँ देखें जलियांवाला बाग जो कांड है उसकी शताब्दी पर आयोजन मध्य प्रदेश में कहाँ किया गया। तो ये देखिए ग्वालियर में किया गया था, ठीक है। ग्वालियर में हमको देखिए हालवल जो पुर है, पंजाबी सभा द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड की शताब्दी वर्ष की स्मृति 13 अप्रैल 2019 को आयोजित किया गया। जलियांवाला बाग अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के पास एक छोटा सा बगीचा था, जहाँ पे 1919 को ब्रिगेडियर जनरल रेजिनॉल्ड एडवर्ड डायर के द्वारा मतलब यहाँ पे अंग्रेजी जो फौज थी उसके द्वारा निहत्थे लोगों पर गोली चलाई गई, जिसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई, परंतु ऑन रिकॉर्ड यहाँ पे जो रिकॉर्ड है वो बहुत कम दिखाया गया था। 18 अप्रैल 2016 को केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश से संबंधित किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर 200 रुपये का स्मारक सिक्का यहाँ जारी किया। तो ये थे तात्या टोपे के नाम पर ये शुरू किया गया। वर्तमान में उत्तर भारत और तत्कालीन मालवा सल्तनत के संस्थापक थे। तो यहाँ देखें जो दिल्लार खान थे वो यहाँ पे वर्तमान में उत्तरी भारत और तत्कालीन मालवा सल्तनत के संस्थापक थे। महेशमती नगर को किसने बसाया था। तो महेशमती नगर की अगर बात करें तो हेय राजा के द्वारा ये बसाया गया था। ये डिटेल मैं यहाँ पे पढ़कर नहीं सुना रहा हूँ आपको, जब आप पीडीएफ यहाँ पे डाउनलोड करोगे, ठीक है, कंप्लीट जो सीरीज़ आएगी उसके बाद, तो आप उसको जो है पीडीएफ में एक बार रिवीजन कर लोगे वीडियो देखते देखते, या वीडियो देखने के बाद, तो आपका सारी चीज़ें यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। फिर है राजाओं में जो है सबसे प्रतापी राजा कौन थे। तो ये कीर्तिवीर अर्जुन यहाँ सबसे प्रतापी राजा हुआ करते थे। उत्तर भारत की 16 जनपदों या महाजनपदों में से कितनी मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित थी। तो ये देखिए 2, ठीक है। तो यहाँ देखें कौन कौन सी थी। बौद्ध व जैन ग्रंथों में वर्णित महाजनपदों की संख्या उत्तर भारत में यानी 16 जो जनपद थी, चेदी वंश और अवंती जो महाजनपद है, ये मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित थे। भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है उसका त्रिपुरी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। तो ये देखिए त्रिपुरी कहाँ देखने को मिलेगा, जबलपुर के अंतर्गत ये देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया। तो ये शहादत खां के द्वारा हमने देखे अभी 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध यहाँ संघर्ष किया गया। कौन सा राजवंश मध्य प्रदेश से संबंधित है। तो यहाँ देखिए कलचुरी, जिसको चेदी वंश भी बोला जाता है, ये मध्य प्रदेश से संबंधित है, जबकि चालुक्य नहीं है, प्रतिहार नहीं है, काकतीय भी नहीं है। उसके बाद किस वंश ने ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाया था। तो ये बुंदेला जो राजा थे, बुंदेला जो वंश थे, उन्होंने ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाया था। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ देख सकते हैं रीवा विंध्य प्रदेश की राजधानी, बिल्कुल सही। ग्वालियर मध्य प्रदेश की राजधानी, ये गलत यहाँ पे, क्योंकि ये गलत है यहाँ पे, तो यही आंसर सही होगा। उसके बाद जबलपुर महाकौशल की राजधानी, बिल्कुल सही। भोपाल राज्य की राजधानी। तो ग्वालियर मध्य प्रदेश की राजधानी क्यों नहीं है। तो देखिए 1956 की बात करें तो इसके पूर्व रीवा विंध्य प्रदेश, जबलपुर महाकौशल, भोपाल राज्य की राजधानी, ग्वालियर इंदौर मध्य भारत की राजधानी, जबकि 1956 के में पुनर्गठित होने के बाद जो राजधानी वो भोपाल को बनाया गया। मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक शिला क्षेत्र जो है शैल क्षेत्र या शिला क्षेत्र कहाँ पर पाए जाते हैं। तो यहाँ देखिए भीमबेटका नामक जो स्थान है रायसेन के अंतर्गत, यहाँ चीज़ें देखने को मिलती है। मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश व उनकी राजधानी के जोड़े सही नहीं है, उनको हमको देखना है। तो यहाँ देखिए ओलिवर वंश जो दसपुर, बिल्कुल सही है। कलचुरी वंश ये त्रिपुरी, बिल्कुल सही है। बुंदेला ये ओरछा अभी हमने पढ़े, जबकि परमार जो है इंदौर में देखने को नहीं मिलता। तो यहाँ देखिए जो मध्य प्रदेश राजवंश है, यहाँ देखिए ओली वंश की राजधानी हमने देखे दसपुर जो कि मंदसौर में है, कलचुरी वंश की राजधानी त्रिपुरी जो कि जबलपुर में है, बुंदेला की राजधानी ओरछा जो कि निवाड़ी में है, जबकि परमार वंश की राजधानी धार, जबकि जो यहाँ इंदौर जो थी होलकर वंश की थी, यहाँ पर परमार की थी धार थी, ठीक है, जो हमने देखे थे। मध्य प्रदेश का महान शासक जो कि महान निर्माता था, विद्वान था, लेखक था, विद्यालय का संस्थापक व दानशील प्रवृत्ति का था। तो ये राजा भोज थे, इसका राइट आंसर राजा भोज। राजा छत्रसाल मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में राजा थे। तो यहाँ देखिए जो है इसका बुंदेलखंड का जो एरिया है, राजा छत्रसाल इस क्षेत्र के राजा थे। अहिल्याबाई होलकर ने अपनी राजधानी बनाई थी। तो ये जो है इंदौर इसका राइट आंसर है, अहिल्याबाई होलकर की राजधानी। किस ग्रंथ से पता चलता है कि बुद्ध काल में अवंती की राजधानी जो थी उज्जैनी थी। तो ये जो है पाली जो ग्रंथ है उससे ये पता चलता है।
उसके बाद मध्य प्रदेश की प्राचीन जनपद के संबंध में सही जोड़ी नहीं है, तो सही जोड़ी कौन सी नहीं है, जैसे अवंती उज्जैन है, वत्स ग्वालियर है, ठीक है, दसार्ण विदिशा है, बिल्कुल सही, परंतु चेदी को जो है निमाड़ नहीं बोला जाता। तो यहाँ देखिए मध्य प्रदेश की प्राचीन जनपदों का वर्तमान नाम हम देखें तो अवंती को उज्जैन बोला, मतलब उज्जैन बोला जाता है, वत्स को ग्वालियर, चेदी को खजुराहो, अनूप को जो है अनूप को निमाड़ बोला जाता है, यानी खंडवा, दसार्ण को विदिशा, तुंडीकर को दमू, नलपुर को नरवार यानी कि नरपुर, या ये हम बोल सकते हैं शिवपुरी। तो चेदी यहाँ पे बोला गया निमाड़, जबकि चेदी जो है कौन सा है, चेदी हम देखें तो यहाँ देखिए खजुराहो। मौर्य सम्राट अशोक द्वारा निर्मित लघु जो शिलालेख है उसमें निम्न का संबंध मध्य प्रदेश से था। तो यहाँ देखिए रूपनाथ का भी संबंध था जो हमने देखे, गुर्जरा का भी संबंध था और सारोमारो का भी। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद होलियोडोरस मध्य प्रदेश के किस वंश के राजा के दरबार में उपस्थित था। तो यहाँ देखिए शुंग वंश के अंतर्गत होलियोडोरस देखने को मिलता है और ये जो है एंटियाल जो किट्स है, ठीक है, उसका जो राजदूत था, एंटियोकस भी बोलते हैं इसको, और इसका राजदूत होलियोडोरस शुंग वंश के जो राजा थे भागभद्र 14वें वर्ष में उसके विदिशा दरबार में उपस्थित था और होलियोडोरस ने विदिशा में ही गरुड़ स्तंभ की स्थापना भी की थी। निम्न में से किस वस्तु द्वारा सातवाहनों के मध्य प्रदेश के शासन संचालन का पता चलता है। तो तांबे के सिक्के से ये हमको पता चलता है। मध्य प्रदेश में जो है कुषाण शासकों की निधि से किस शासक के सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो ये हम देख सकते हैं, यहाँ देखिए हम देख सकते हैं कनिष्क प्रथम के द्वारा ये चीज़ें हमको देखने को मिलती है। पुराणों के अनुसार पद्मावती किस वंश की राजधानी थी। तो ये जो थी नागवंश की राजधानी हुआ करती थी। इसके अलावा बांधवगढ़ किस वंश की राजधानी थी। तो ये थी मगराज वंश की राजधानी हुआ करती थी बांधवगढ़। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के नरवर को किसने बसाया था। तो ये जो है राजा नल के द्वारा इसको बसाया गया था। इसके अलावा मध्य प्रदेश के विदिशा तथा एरन से जो है किस गुप्त शासक के नाम के सिक्के प्राप्त हुए। तो ये जो है रामगुप्त नाम के जो सिक्के हैं वो प्राप्त होते हैं यहाँ पे एरन से। गरुड़ जो है किस वंश का राजकीय चिन्ह है था। गरुड़ जो है गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह था। इसके अलावा किस गुप्त शासक के जो है 3 अभिलेख मध्य प्रदेश के पूर्वी मालवा से प्राप्त हुए। तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के जो 3 अभिलेख है वो पूर्वी मालवा से प्राप्त हुए। तो ये हमारे कंप्लीट हिस्ट्री का कुछ ओवरव्यू था। उसके बाद हमने जो है कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हल किए। आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। इसके अलावा जो बाकी टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और आप टेलीग्राम चैनल को यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं और उत्तर लेखन और जो डिस्कशन ग्रुप है उसमें भी आप ज्वाइन होकर अपने जो कुछ क्वेश्चन है उनको पूछ सकते हैं, या तो कमेंट बॉक्स में जो है इनको पूछ सकते हैं, ठीक है, उनका सॉल्यूशन ज़रूर दिया जाएगा। और कुछ कमी है लेक्चर में तो ज़रूर बताएं, ठीक है, आपका सहयोग ही जो है हमें जो है और अच्छा बनाने में मदद करेगा। तो ठीक है, ये जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। यदि आप एमपीपीएससी और व्यापम संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपको लेकर आया बहुत ही आकर्षक और फ्री प्लान के अंतर्गत आपको क्या मिलने वाला 500 से ज़्यादा फ्री लैब क्लासेस यहाँ पर है हर वीक, और डाउट क्लियरिंग सेशन भी यहाँ पे चलेंगे। वीकली टेस्ट चलते हैं यहाँ पे, फ्री मॉक टेस्ट और यहाँ पे फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है। 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको हर सब्जेक्ट को मिलाकर कवर कराएंगे। डेली T20 फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है। 20 मिनट में आपको 20 क्वेश्चन के जवाब देने होते हैं और ये चलती है डेली 8 बजे। इसके लिए आपको करना है इस फायदे को उठाने के लिए अनअकैडमी के लर्निंग ऐप में आगे एमपीपीएससी और व्यापम संबंधित गोल चूज करना है और आपको इस प्रकार से इंटरफेस दिखा गया। ये है रेफरल कोड मांगने का, ठीक है। यहाँ पर रेफरल कोड आपको डालना होगा सरकार 10 रेफरल कोड डालने के बाद आप इस प्लान को अनलॉक कर सकते हैं। याद रहे सरकार 10 प्रोमो कोड आपको डालना होगा, नहीं तो आप इस फ्री प्लान को अनलॉक नहीं कर पाएंगे। यदि आप अपनी ऑलराउंड प्रिपरेशन करना चाहते हो तो अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन की तरफ आप जा सकते हैं। इसमें एक सब्सक्रिप्शन में आपको मैनी बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। बहुत सारे बेनिफिट्स यहाँ पे मिलेंगे, जैसे बिहार के टॉप एजुकेशन से पढ़ने का मौका मिलेगा, स्ट्रक्चर्ड कोर्स है यहाँ पे, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन यहाँ पे चलते हैं, 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चन बैंक है, डाउनलोड कर सकते हैं जो वीडियो है जो अनअकैडमी द्वारा लाइव लिए गए हैं, और यहाँ पे पीडीएफ और नोट्स यहाँ पे आपको रिवीजन के लिए दिए जाएंगे। 20 से ज़्यादा मॉक टेस्ट यहाँ पे चलेंगे और डेडिकेटेड गाइडेंस आपको यहाँ पे दी जाएगी। यहाँ पे एमपी के टॉप एजुकेटर्स जिनसे आप पढ़ेंगे एमपीपीएससी और व्यापम संबंधित एग्जाम की तैयारी के लिए, और प्रीलिम्स और मेंस के इंटीग्रेटेड बैचेस हैं यहाँ पे फॉर एमपी के डिफरेंट एग्जाम के लिए। फाउंडेशन कोर्स है यहाँ पे एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए। एमपी पुलिस एसआई जेल प्रहरी बैचेस के लिए यहाँ पे बैच है, और टारगेट एमपीपीएससी प्रीलिम्स बैच है यहाँ पे, ये है 4 महीने का। एमपी पुलिस वाला बैच है 3 महीने का, और जो फाउंडेशन बैच है वो 10 महीने का। इन सभी में आपको लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे और बहुत ही कुछ मिलने वाला है। तो यदि आप इनसे संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन बैचेस में एनरोल हो सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा और यहाँ पे एमपीपीएससी और अकाउंट संबंधित कोई चूज करना होगा यहाँ पे। इसके बाद प्लस सब्सक्रिप्शन में जाके गेट सब्सक्रिप्शन ऑप्शन में जाना है। इसके बाद आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे आपको प्लान्स दिए गए हैं, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से प्लान चूज कर सकते हैं। और याद रहे यहाँ पे रेफरल कोड आएगा, रेफरल कोड में आपको डालना है सरकार 10 रेफरल कोड डालने के बाद आप इसमें 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं। डाउनलोड अनअकैडमी ऐप टू क्रैक एमपीपीएससी एंड व्यापम एग्जाम, लेट्स क्रैक इट।